आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। सूरज, तुम क्या काम करते हो? मैं मशीन चलाता हूँ। यही बोलेगा सूरज अपनी चंदा के बापू से। सोचा है उसने कि बता दूंगा सबको कि वह एक मशीन ऑपरेटर है, 9,000 कमाता है, रोज नहाकर यूनिफॉर्म पहनकर जूता पॉलिश करके ड्यूटी जाता है। लॉकडाउन से पहले वह लेबर चौक पर भटकने वाला दिहाड़ी मजदूर था। लॉकडाउन में 2 दिन भूखा रहने के बाद सड़क पर पैदल चल दिया, औरों की तरह गांव की ओर। एक कंपनी के बाहर एक भले आदमी ने पूछा, खाना चाहिए? सूरज बोला, भाई मैं फ्री का नहीं खाऊंगा, कोई काम दिला दीजिए, मेहरबानी होगी। वह आदमी मैनेजर था। वह बोला, खाकर अपना नाम पता लिखवा दो, फिर काम करो। सूरज ने डटकर खाया और बड़ी मेहनत से काम किया। शाम को दिहाड़ी मिली 600 रू। सूरज खुश होकर बोला, कल फिर आ जाऊं। ठेकेदार बोला, कहाँ रहोगे? सूरज बोला, कहीं भी, सोना ही तो है। सुबह 6 बजे कंपनी के बाहर भीड़ थी। लोग कह रहे थे, किसी ने कत्ल करके बोरे में लाश डाल दी है, बाल दिख रहे हैं। ठेकेदार से बोरा खोलने को कहा गया। बोरा खोलते ही सूरज बाहर आया। ठेकेदार ने भद्दी गाली दी, भो कि यही जगह मिली थी सोने को, फाड़ कर रख दी तूने, चल जा अंदर काम पर। सूरज तो सूरज था, जिसके साथ लगा उसी का हो जाता। मशीन साफ करता, मैकेनिक लोगों और ऑपरेटर से पूछ पूछ कर काम सीखता रहता और सबका चहेता बन गया। ठेकेदार ने रहने की व्यवस्था करा दी। किसी साहब ने अपनी पुरानी वर्दी और जूते दे दिए। वह मस्त हो गया। 4 महीने बाद ही उसकी पढ़ाई के आधार पर उसे ट्रेनिंग पर रख लिया गया। अब उसके बैंक खाते में 20,000 रुपए इकट्ठे हैं। इंजीनियर साहब ने उसको अपना रेडमी वाला फ़ोन दे दिया है। उनकी मैडम को जब भी कोई सामान मंगाना हो, सूरज हाजिर हो जाता है। फोरमैन साहेब ने अपनी एटलस वाली साइकिल ठीक कराकर सूरज को दे दी है कि सूरज शाम को उनके घर पर सब्जी पहुंचा देगा। उनकी घरवाली सूरज को चाय भी पिलाती है और कभी 5-10 रुपए या कभी कभी रात के लिए खाना भी बांध कर दे देती है। चंदा ने फ़ोन से पूछा है कि कब आओगे गांव? अगले दिन ही सूरज बड़े साहब के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। साहब ने उसे खड़ा देखा तो उसको इशारे से बुलाया और पूछा, सूरज मोटर कैसे चलती है? सूरज ने सोचा, बोलूं धुरर, मगर कहीं साहब नाराज ना हो जाएं। संभल कर बोला, हरा बटन दबाने पर बिजली आने लगेगी और मोटर की साफट घूमने लगेगी। साहब खूब हंसे बोले, बता क्यों आया है? हमको छुट्टी जाना है। क्यों? चंदा से शादी करने। साहब बोले, अच्छा तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? सूरज शर्माया, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वो हमसे शादी करना चाहती है। माँ भी कहती है कि तुम चंदा से शादी कर लो। साहब बोले, तो फिर दिक्कत क्या है? सूरज बोला, छुट्टी चाहिए बस, और कुछ नहीं। साहब बोले, नालायक कहीं के सीधी बात नहीं कर सकता। ठीक है, 2 हफ्ते में आ जाना, और हाँ, लड़की के बापू से क्या कहना है सोचकर बात करना। सूरज खुशी खुशी ट्रेन में बैठकर सोच रहा है कि बात कैसे करूं। सूरज को ट्रेन में बैठे बैठे चंदा की याद आई। चंदा, भूरी नीली आंखों वाली बातूनी लड़की, गांव भर में उसके जैसी मेहंदी कोई न लगा पाए। उसे सिलाई कढ़ाई, सजावट और बिजली सबका काम करना आता था। लोग कहते थे कि रामनिवास महतो के घर में इतनी गुणी लड़की कैसे पैदा हो गई। रामनिवास, चंदा का बापू, डाक खाने में एजेंट था। बही खाते चिट्ठी, मनी आर्डर, डाक टिकट आदि सारे काम करता था। पुराने लोगों में पढ़ा लिखा समझदार माना जाता था। उसे देश दुनिया की पूरी खबर रहती थी। थाने कचहरी, डॉक्टर, शादी ब्याह की खरीदारी और उलझे मामलों में लोग उसकी सलाह ले लिया करते थे। मगर था खड़ूस और काइयां, हर जगह युक्ति लगाकर ऐसे चूना लगाता था कि सामने वाला ठगे जाने के बावजूद उसका गुण गाता फिर महतो कमाई तो करता ही, ऊपर से एहसान और लाद देता। पूरे इलाके में कौन कितना कमाता है, किसकी पहुंच कितनी है, किसके घर में क्या गोपनीयता है, इस मामले में उसकी जानकारी अचूक थी। चुपके से औरतों के जेवर भी गिरवी रख लिया करता था। उधार देना और ब्याज वसूलना उसका पेशा था। अगर कोई औरत थी जो उसको धमका सके, वो थी गौरी ग्वालिन, सूरज की माँ, सरजू की विधवा, 4-6 गाय भैंसे, थोड़े से खेत, जिससे साग सब्जियां और दूध, जिसे बेचकर माँ बेटे खुशी से रहते थे। माँ बेटे दोनों ही विरले थे। कोई प्यार से बोले तो जान न्यौछावर कर दे और कोई अकड़े तो गला पकड़ लें। साधु पीरों को निकम्मा समझकर भगा दें
और किसी बीमार की सेवा में हफ्तों में लगे रहे। पड़ोस की रामकली के जेवर महतो ने गिरवी रख लिए और दोगुना ब्याज लेकर भी नहीं दिया। कहाँ मूल बाकी है। गौरी ने अपनी भैंस बेचकर उसके जेवर छुड़ाए, मगर सूरज सनक गया। उसने महतो का जीना दुश्वार कर दिया। कभी उसके खेत में मेड़ काटकर भाग गया तो कभी जानवर खोल दे, कभी इंजन के बोल्ट ढीले करके भाग जाता था। एक दिन महतो ने सूरज के कान उमेठे और गालियां देने लगा। सूरज चाहता तो महतो को वहीं पटक कर मारता, पर चंदा को दुख होगा, सोचकर यह गया। मगर ग्वालिन क्यों मानती? उसने महतो को इतनी खरी खोटी सुनाई कि भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने सूरज का पक्ष लिया और महतो को माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद सूरज ने महतो को परेशान करना छोड़ दिया। चंदा के बापू से गौरी कितना भी झगड़ ले, चंदा गौरी की आंखों में बसती है। बिन माँ की लड़की चंदा भी गौरी को बहुत प्यार करती है। चंदा गौरी के बिना कहीं नहीं जाती। महतो कुड़कुड़ करता रहे, गौरी चंदा को ले ही जाए। उस साल बहुत बारिश हुई, सूरज की जमीन डूब गई, मवेशी बह गए, पैसे थे नहीं। सूरज जानता था माँ कर्ज को हराम मानती है। उसने गांव में ही मजदूरी शुरू कर दी। दोनों माँ बेटे किसी तरह गुजारा कर रहे थे। एक दिन मनरेगा वाले लेबरों के साथ बातचीत हुई और उसने दिल्ली के बारे में सुना कि वहां अच्छी तनख्वाह मिलती है। बस उसने महतो को बताया और चल पड़ा दिल्ली। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सूरज गलत डिब्बे में चढ़ गया। कोई उसे बैठने नहीं देना चाहता था। उसे डरा सहमा देखकर एक बुजुर्ग ने उसे अपने पास बैठाया और पूछा, कहाँ जाओगे? सूरज ने अपनी पूरी बात बताई। बूढ़ा बोला, दिल्ली बड़ा शहर है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम। तुम मेरे साथ नोएडा चलो, मैं काम दिलाने का प्रयास करूंगा। सूरज ने हामी भरी। गाजियाबाद स्टेशन पर बूढ़ा उतर गया। उसका सारा वजनी सामान सूरज ने उतरवाया, टैक्सी में चढ़ाया और उसके घर में कमरे तक में छोड़ा। बूढ़े ने 300 सोरू दिया और बुढ़िया ने उसे खाना खिलाया। बूढ़ा मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि 1000 रू बचा लिए। सूरज जाने ही वाला था कि बुढ़िया बोली, बेटा आज यही सो जाओ, कल से काम ढूंढ लेना। बुजुर्ग ने सोचा, क्यों नहीं इसे अपनी दुकान पर लोडिंग में लगा दूं? केवल खाएगा पिएगा और गोदाम के अंदर ही सो जाएगा। चोरी का डर भी नहीं। एक गार्ड से 2 भले। दुकान भी जल्दी खोलकर सफाई हो जाएगी। प्रेम से बोलो तो भूत भी मान जाता है। फिर यह तो भोला भाला इंसान है। खैर, सूरज को आश्रय और रोजगार दोनों मिल गया। बुजुर्ग और उसकी बीवी दोनों ही उससे खूब काम लेते। 3 महीने बाद सूरज ने वेतन मांगा तो बूढ़ू सेठ बोला, बेटा खा पी मस्त होकर रह, जब गांव जाने का समय होगा तब वेतन दे दिया करूंगा। नहीं तो कहीं पैसे गिर गए तो क्या करेगा? समझ लो कि पैसे मेरे पास जमा है। सूरज चुप रह गया। एक बैंक मैनेजर साहब अक्सर दुकान पर आते जाते थे। सूरज उनकी खातिरदारी और सेवा करता था। एक दिन उन्होंने सूरज की परेशानी का हल निकाल लिया और उसका जन धन खाता खुलवा दिया और सेठ से तनख्वाह देने को कहा। सेठ बिगड़ गया। आखिरकार सूरज ने काम छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी और मैनेजर साहब के एक खाली प्लॉट वाले एक शेड में रहने लगा। मैनेजर को मुफ्त में चौकीदार मिल गया और सूरज को घर। नज़दीक में बन रही एक नई इमारत में उसे कंस्ट्रक्शन का काम मिला और वह वेल्डिंग और बिजली का काम भी सीखने लगा। तभी एक दिन नोटबंदी हो गई। बैंक मैनेजर साहब के पास बुढ़ा सेठ कैश जमा कराने की सिफारिश करने आया। मैनेजर बोला, सूरज के खाते में 6 महीने की तनख्वाह डाल दो, बाद में हिसाब कर लेना। सेठ मान गया। सूरज की ईमानदारी की वजह से ठेकेदार ने भी 3 महीने की तनख्वाह जमा करा दी थी। सूरज ने दोनों को सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, भाई जितना पैसा अलग से डालोगे उसका 5वां हिस्सा मेरा होगा। हार कर दोनों उसे 10-10 हजार रुपए देने को तैयार हो गए। 4 साल में सूरज ने अपने गांव में 4 गाय खरीद ली, मकान मरम्मत करा लिया। एक बार माँ और चंदा को दिल्ली लाया। सूरज चंदा और माँ को लेकर घूमने जाना चाहता था। माँ ने कहा, चंदा को घुमा ला। इंडिया गेट, किला, चिड़ियाघर, कुतुब मीनार, चांदनी चौक और लाजपत नगर का बाजार। दोनों बहुत ही खुश थे। दूसरे दिन माँ और चंदा को ट्रेन से जाना था। प्लेटफॉर्म पर चंदा ने कहा, गांव जल्दी आना, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। सूरज को ऐसा लगा जैसे जून की गर्मी के बाद पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू उठी हो, जैसे पोखरे के ठहरे पानी में कमल खिल गया। उसकी जिंदगी में गतिशीलता आ गई हो। अबे सूरज, तुझे भी कोई प्यार कर सकता है? तभी ट्रेन में धक्का मुक्की शुरू हो गई। मुगल सराय स्टेशन, अब अगला स्टेशन बक्सर।
फिर 1 घंटे में बिहिया, फिर अपना शाहपुर चट्टी का चमक धमक वाला बाजार, कभी न बुझने वाली सड़क पर गाड़ियों की लाइट, अपना स्कूल, लालाजी का मछली निशान वाला मकान, जिसका रंग कभी उतरता ही नहीं। उसके साथ वाले आम के झुरमुट के बगल वाली पगडंडियों पर से सरसराते हुए उसका महतो टोला सूरज को देखकर कलुआ कुकूर कू कू करता हुआ कूदने लगा। छोटे छोटे बच्चे ताली पीटने लगे। छोटा सा पिंटुआ महतो के घर भागा। बाबूदी, सूरज भैया आ गए ले, 2 बक्सा सामान लाया है। चंदा भागकर सूरज के घर पहुंची। सूरज को देखकर माँ ने हाथ मुंह धुलाए और खाना खिलाया। चंदा ने ही बक्से खोले और सारा सामान सजाकर घर में रख दिया। सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। चंदा हाथ छुड़ाकर भाग गई। राम प्रवेश महतो ने चंदा से कहा, तुम सूरज के घर मत जाया करो, मुझे ठीक नहीं लगता, समाज में बदनामी होगी। सूरज राम प्रवेश महतो के घर गया। उसके पैर छुए, बोला, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? तुमने मेरा कितना नुकसान किया, झगड़ा किया, मगर मैंने कभी तुम लोगों को परेशान नहीं किया। अब लोग तुम्हारे और चंदा के बारे में क्या क्या कहते हैं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से चंदा की शादी करूंगा। मगर चंदा और मैं शादी करना चाहते हैं। अब मेरा अपना घर है, खेत है, मवेशी हैं, अच्छी नौकरी है, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। महतो, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास नौकरी है, तुमने कुछ पैसे जमा किए हैं, या शादी के बाद मुझसे ही मांगते रहोगे या अपनी माँ से मांगोगे? चंदा, बाबूजी, न हम तुमसे मांगते हैं और न माँ से। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना गुजारा चला लेंगे। सूरज की माँ, फिर हम बुढ़ा बुढ़ी का क्या होगा? बुढ़ापे में किसके आसरे रहेंगे? सूरज, तू तो मेरे साथ चलेगी। महतो, मगर मैं तो तुम्हारे घर नहीं रहूंगा। सूरज की माँ, इसका मतलब ये हुआ कि महतो, तुम शादी के लिए राजी हो? महतो, हाँ, मगर एक शर्त है, तुम लोग साल में 3-4 बार त्योहारों में आओगे और तेरी माँ भी गांव में ही रहेगी, ताकि हम बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे की देखभाल कर सकें। और फिर सूरज शादी के बाद चंदा को लेकर आ गया। कभी कभी महतो भी दिल्ली आकर अपनी दुकान जमा लेते हैं। ब्याज का धंधा चमकाकर वह बेटी दामाद के साथ खुश होता है। सरजू की माँ महतो का पूरा ख्याल रखती है, मगर उसको गाली देने में कोई कमी नहीं रखती। सूरज चंदा को नोएडा ले आया। RS नोट 1000 की तनख्वाह में दोनों इस लॉकडाउन में बड़े प्यार से रहने लगे। कभी कभी महतो भी अपनी बेटी दामाद के यहाँ आता था और उनका हाल चाल देख जाया करता था। कोरोना की महामारी में 1 दिन सूरज बीमार पड़ा। चंदा के हाथ पांव फूल गए, वह घबरा गई। सूरज का बुखार बढ़ता गया। डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट के लिए कहा। लाइन लगाकर दोनों सरकारी अस्पताल पहुंचे। टेस्ट की फीस RS पास थी, दवाएं और एक्सरे और अन्य जांच की फीस अलग। अस्पताल में भर्ती होने की जगह नहीं थी। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी, वह अस्पताल के बरामदे में ही अपना कंबल बिछाकर सो गया। कभी कभार डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आकर उसका हालचाल ले लेते थे। चंदा कुछ खाने का सामान लाने के लिए अस्पताल से बाहर निकली। 6 दिन बाद करवा चौथ था। बाजार में एक लड़का कहने लगा, दीदी मेहंदी लगवा लो ना। चंदा ने अनसुना कर दिया। लड़का जिद पकड़ने लगा, दीदी अगर मेहंदी नहीं लगाओगी तो मैं रात को क्या खाऊंगा? गरीबी और परेशानी में भी ऐसी जिंदादिली देखकर चंदा ने सोचा, मेरे मेहंदी लगाने से अगर इसका पेट भर जाता है तो यही सही, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहा है। चंदा ने अपने बटुए में देखा। RS 200 थे, यानी मुश्किल से एक और दिन का खर्च। फिर भी उसने मेहंदी लगवाई और RS 20 दिए। मेहंदी अच्छी नहीं लगी थी। चंदा ने लड़के से कहा, तू हट, मैं मेहंदी लगाती हूं और लोगों को तू बुलाकर ला। लड़का लोगों को पुकार पुकार के मेहंदी लगाने के लिए बुलाने लगा और चंदा ने मेहंदी के पेस्ट को कुछ और ज्यादा उम्दा बना लिया। उसके बाद चंदा ने कई महिलाओं के हाथ पैरों में मेहंदी लगाई। उसी दिन चंदा को आमदनी हुई RS 1000। 2500 उसने उस छोटे बच्चे को दिए और 2500 अपने पास रख लिए। रात को 9 o'clock बजे चंदा अस्पताल पहुंची और सूरज को सारी बातें बताई। सूरज ने कहा, उस लड़के को भेजकर मेहंदी का सामान खरीदकर मंगवा लो और अस्पताल के ही गेट पर बैठकर मेहंदी लगाओ। अगली सुबह चंदा लड़की को ढूंढने निकली। लड़का वहीं फुटपाथ पर मेहंदी पीसता हुआ मिला। चंदा को देखकर थोड़ा झिझकते हुए कहा, कल तो आओगी ना दीदी? चंदा ने कहा, हाँ, अगर तुझे कोई दिक्कत न हो तो। लड़का, अरे इतना तो हम कभी नहीं कमाए। अब तुम हमारे साथ काम करो, कहीं ऐसी जगह दुकान लगाओ जहां भीड़ होती हो। फिर दोनों फुटपाथ के किनारे बैठकर मेहंदी लगाने लगे।
शाम तक 7,000 रुपए की आमदनी हुई। दूसरे दिन सूरज का कोरोना टेस्ट निगेटिव निकला और बुखार उतर गया। अस्पताल से निकलने के बाद सूरज अपनी साइकिल लेकर सजावट का कुछ सामान ले आया। सूरज ने दुकान जमाने का इरादा कर लिया। करवा चौथ के दिन वे तीनों ही मेहंदी के साथ साथ सजावट का सामान, खिलौने आदि बेचने लगे। जब मुश्किल से भिड़ने का पूरा इरादा, खुदा भी साझेदार होता है। आधा भगवान की दया से इनकी कमाई खूब हुई। 6 माह में सूरज चंदा की जोड़ी ने दुकान ले ली और लड़के को रख लिया। सूरज चंदा की कड़ी मेहनत और व्यावहारिकता और सूझबूझ से दुकान ने 1 वर्ष में ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। समाप्त। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।